स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 7th क्लास का साइंस चैप्टर 14 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उष्मा हीट क्या होता है समझा दिए थे, क्वेश्चन आंसर में आते हैं आज। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अभ्यास, उष्मा क्या है? पहला क्वेश्चन, उष्मा ऊर्जा का एक रूप है ना, जो ताप के कारण उत्पन्न होती है। इसका मात्रक जूल होता है। उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। तो ये आंसर इसका हो गया। ताप क्या है? ताप, तो ताप उष्मा का एक प्रभाव है। ताप क्या? उष्मा का प्रभाव, उष्मा का प्रभाव, यानी उष्मा रहेगा तो वहाँ उसका प्रभाव होगा कि ताप वहाँ पे लगेगा, है ना। ताप किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप है। उष्णता कितना गर्म कितना ठंडा है उसी को तो ताप कहते हैं। ठीक है, तापमापी क्या है? तो तापमान को मापना। तापक्रम मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला यंत्र तापमापी कहलाता है। तापमापी कई प्रकार का होता है, जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, चालन क्या है? तो चालन बोले थे जब ठोस से ठोस माने कनेक्ट रहेगा, इधर गर्म करेंगे तो यहू छोर गर्म हो जाएगा, जिसको चालन कहते हैं। चल के वहाँ गर्मी का चलना, एक जगह से हीट का चलना, उष्मा का चलना चालन कहलाएगा। ठोस से ठोस चलेगा तब इसमें जुड़ल रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो आंसर लिखिए भाई। चालन उष्मा का संचरण का वह विधि है जिसमें ठोस, द्रव और गैस में उष्मा का संचरण होता है। पदार्थ में उष्मा पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जब किसी पदार्थ में उष्मा बढ़ती है तो वह यह अणु एक दूसरे से टकराकर अपनी ऊर्जा पास के अल्प अणुओं को दे देते हैं। पास का अणु भी हिलने लगती है, इससे यह उष्मा चालन कहते हैं। तो उष्मा चालन क्या है? तो एक छोर को जैसे लोहा है, इधर गर्म करें तो इसका पास वाला अणु गर्मी चला जाएगा वहाँ तक, है ना। फिर वहाँ से उसके पास वाला को देगा ये, फिर वो उसके पास, इस तरह से गर्मी आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चालन विधि इसी को कहते हैं। ठोस द्रव तीव्र में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ठोस के लिए है। ठीक है, हाँ, ठोस द्रव तीव्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ठोस में होने का संभावना, ज़्यादातर ठोस में होता है चालन विधि है। हाँ, तो चालन हमेशा गर्म से ठंडा की ओर चलता है, और याद रखिए उष्मा है ना। संवहन क्या है? तो ये संवहन भी वही उष्मा जो चलता है उसी को संवहन कहेंगे एक जगह, लेकिन इसमें चलता नहीं। इसमें क्या होता है, एक नीचे वाला कण गर्म हुआ और ऊपर चल गया, ऊपर वाला कण फिर नीचे आया, गर्म होकर ऊपर चल गया। इस तरह से पानी या हवा गर्म होता है। ठीक है, तो ये विधि को संवहन करते हैं। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण वास्तव में गति करते हैं, है ना, वास्तव में गति करते हैं। मन पदार्थ का कण में गति करके गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, ठंडा वाला आता है, फिर गर्म होकर ऊपर, इस तरह से उसको संवहन कहते हैं। पदार्थ के कण उष्मा ग्रहण कर ऊपर उठ जाती है, उनकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं और उष्मा ग्रहण कर फिर ऊपर उठ जाता है। धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है और सभी कण उष्मा ग्रहण करके अपनी अपनी जगह ले लेता है। तो इस तरह होता है ना, नीचे आया गर्म होकर ऊपर चल गया, फिर ठंडा वाला ने गर्म होकर ऊपर, इस तरह से करते करते पूरा पानी जो है वो या हवा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसको संवहन। फिर विकिरण, विकिरण भी वही चलने का। तो विकिरण में क्या होता है, दोनों में क्या माध्यम की जरूरत पड़ा। पहला में ज़्यादातर ठोस में होगा और दूसरा जो देखे संवहन उसमें द्रव और गैस में होता है। लेकिन विकिरण का है, इसमें किसी माध्यम की जरूरतें नहीं है। बिना माध्यम का अगर उष्मा पहुंच जाए तो उसी को विकिरण कहते हैं। जैसे कहाँ निर्वात में, है ना। तो उष्मा संचरण प्रभाव विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, या ठोस, द्रव, गैस तथा शून्य सभी में हो सकता है। उदाहरण, सूर्य का उष्मा अंतरिक्ष में निर्वात से भी होकर धरती तक आता है। तो अंतरिक्ष में निर्वात है, यानी वहाँ कुछ नहीं, वायुमंडल से कुछ नहीं है, हवा, द्रव, पानी कोनो नहीं, न ठोस, न द्रव, न गैस। फिर भी वहाँ से उष्मा जो है पास होकर के धरती तक पहुँचता है, तो वो विकिरण विधि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य व्यक्ति का तापमान कितना? औसत तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तवा को पकड़ने के लिए हत्था लकड़ी का क्यों बना होता है? तो हत्था लकड़ी का रहता है या प्लास्टिक का। तो क्यों रहता है? क्योंकि ये कुचालक है। लकड़ी क्या है? उष्मा का कुचालक होती है, अर्थात इससे होकर उष्मा प्रवाह नहीं होता है, यानी गर्म नहीं होता है, उष्मा नहीं चल के आता है वहाँ तक। ठीक है, कुचालक उसमें चल ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, तापमापी में पारा का उपयोग क्यों करते हैं? पारा का उपयोग क्योंकि चमकदार होता है, पढ़े थे। ज़्यादा तापमान देने से वो पिघलता नहीं जल्दी, है ना। तापमान बढ़ने से वो मतलब प्रसार उसका नहीं होता, फैलता नहीं है, चमकदार होता है। उष्मा का सुचालक होता है, सबसे बड़ी बात। और ये शीशा में चिपकता नहीं है। ठीक है, तो ये 4 बातें हैं, 4 बातें लिख लीजिएगा, काफ़ी है। उष्मा चालन तथा उष्मा रोधी से प्रत्येक दो उदाहरण देना है। चालन का 2 उदाहरण और रोधी यानी जिसमें नहीं चलता उष्मा। तो चालन का 2 उदाहरण, ये लोहा और चांदी में बहुत जोर उष्मा चलता है, और उष्मा रोधी का प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, इसमें उष्मा नहीं चलेगा, जल जाएगा लेकिन बल नहीं जाएगा, मतलब उष्मा नहीं जाएगा, है, चलेगा नहीं।
प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच सचित्र समानता और अंतर लिखे। समानता भी लिखना है बउआ, अंतर भी लिखना है, ठीक है, चित्र से। तो चित्र भी बनाइएगा, यहाँ पे चित्र नहीं बना हुआ, बुक में चित्र होगा वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो समानता है, देखिए दोनों का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ये समानता है। अंतर क्या है, तो प्रयोगशाला तापमापी का प्रसार 10 से 110 तक होता है। प्रयोगशाला तापमापी 10 से 110 तक वहाँ लिखा हुआ रहता है, प्रसार उसका है। और डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रसार जब में 35 से 42 डिग्री तक होता है, 35 से 42 के बीच है तक होता है, 45-42 तक, 35 से 42 तक। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग वस्तुओं को तापमान मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल मनुष्य के शरीर यानी मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक। प्रयोगशाला में क्या हो रहा है, वस्तु का माप, वस्तु का तापमान है ना, जैसे पानी है, कोनो है, उसका निर्जीव वस्तु का, और मानव का शरीर के तापमान को डॉक्टरी थर्मामीटर नापता है। प्रयोगशाला तापमापी में किंक या विभाग नहीं होता है, और डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसी से ऊपर नीचे पारा चढ़ता है, ऊपर थोड़ा देर तक रहता है डॉक्टरी थर्मामीटर में। और ये वाला में देखिए प्रयोगशाला में तो तुरंत पारा नीचे गिर जाएगा, जिससे हीट सरफेस से हटाएंगे गिर जाएगा। यानी जिसका तापमान नाप रहे हैं उसमें रखिए, इसमें टच छुआइए कि उसमें देखना होगा स्केल वो कितना चढ़ा, 50, 60, 70 करना। और डॉक्टर वाला में कहा होता है कि ऐसा यहाँ कहाँ पे चिप देता है ऐसा, उसके बाद फिर निकाल के यहाँ पे ऐसे थोड़ा देर देखता है, परवा नहीं गिरता, नहीं तो निकालते गिर जाता तो फिर ना पढ़ नहीं सकते, ऐसे ही करके देखते हैं ऐसे उसी में, है ना। तो पारा जल्दी नहीं गिरता है, डॉक्टरी लोग तुरंत गिर जाते। तो ये अंतर है कुछ, है ना, इसके लिए शॉर्ट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्दियों में एक मोटा चादर ओढ़ने के बदले 2-3 पतले चादर ओढ़ने से अधिक उसमें मिलते हैं। हाँ, एक मोटका वाला चादर ओढ़ लीजिए, और 2-3 गो अगर पतला चादर मिले तो मोटका से बेसी पतलो इनमें गर्मी देगा। काहे कि ऊन जो है ना उष्मा का रोधी होता है, इसके रेशों में वायु फंस जाता है। और 2-3 गो पहनेंगे तो एगो फिर उसका ऊपर एगो है, फिर उसका ऊपर, इस तरह से है। तो बीचों में हवा फसल है ना, एगो और बीच दूसरा के बीच में हवा फसल है, हवा, और हवा उष्मा का कुछ अलग होता है, हवा चलने नहीं देता उष्मा को इधर उधर, तो चलता है लेकिन वो शरीर को उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है, ठीक है, जिससे गर्म होता है। बस यह वायु हमारे शरीर की उष्मा को परिवेश में विकृत होने से रोकता है, यानी नहीं जाने देता है। यही कारण है कि 2-3 पतली चादर हमारे शरीर को अधिक उष्मा देता है, ठीक। समुद्री समीर और जल समीर में क्या, थल समीर में क्या आंसर है, जल समीर लिखल है, थल समीर ना होना चाहिए, समुद्री समीर और थल समीर। तो समुद्र से हवा थल की ओर जाएगा तो समुद्री समीर कहेंगे, और स्थल से समुद्र की ओर जाएगा तो उसको थल समीर कहते हैं, ठीक है। तो यही पढ़ा समझाए बढ़िया से, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझा दिए चैप्टर, ये बना भेज लीजिएगा थोड़ा चित्र। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में चिड़िया अपने पंख फुलाकर बैठती है, क्यों, क्योंकि बीच में हवा फंस जाए, हवा से उष्मा को बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ऐसे करने से वायु पंखों के बीच रह जाती है, बीच में रहती है, जिससे चिड़िया के शरीर को उसमें बाहर नहीं निकलता, चिड़िया का शरीर गर्म महसूस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही निशान लगाने, इनमें से कौन उष्मा रोधी है, यानी उष्मा किस में नहीं चलता है, लोहा में चलता है, सोना में चलता है, चांदी में चलता है, प्लास्टिक में नहीं चलता है, प्लास्टिक सही आंसर होगा, ठीक है, ये सब नहीं। अगला 40 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला 1 लीटर जल 60 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर जल से मिला दिया जाए तो मिश्रण का तापमान क्या होगा। तो 40 और 60 अलग मिला देंगे तो तापमान क्या होगा वो बताना है। तो 100 डिग्री हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री से अधिक लेकिन 100 से कम होगा, 40 डिग्री सेल्सियस या 60 डिग्री से बीच होगा। तो नहीं, सही ऑप्शन होगा 3, एगो 60 है एगो 40, 3 नहीं होगा, चौथा होगा। एगो 60 डिग्री एगो 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री के बीच में उसका तापमान होगा, दोनों को मिला देंगे तो, ठीक है। तो ये घ नंबर आंसर सही होना चाहिए, सही होगा ही, कैसे न होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे के एक गोली को 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया है, इसे पानी पर से भरे एक मग में गिरा दिया जाता है। पानी का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, उष्मा का प्रवाह किधर होगा। तो 50 डिग्री में लोहों को गर्म करे और इसको भी, तो उष्मा कहीं न प्रकाश गमन करेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, किसी भी दिशा में नहीं होगा, मतलब ये आंसर होगा ग नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है, गर्मी और सर्दियों में उपयोग किए जाने वाले छाते का रंग क्या एक ही रंग का होना चाहिए, क्यों। गर्मी का छाता का रंग एक ही होना चाहिए कि अलग अलग। तो गर्मी वाला का छाता का रंग एकदम गाढ़ा होना चाहिए, गाढ़ा बोलते हैं, सफ़ेद होना चाहिए, ताकि प्रकाश टकराए वापस चल जाए।
है ना। हल्का रंग और सफ़ेद रंग का रहेगा तो उसमें प्रकाश अवशोषित नहीं होगा, वो टकरा के वापस जाएगा। लेकिन ठंडक दिन वाला में, ठंडा में गहरा रंग का यानी गाढ़ा रंग का कपड़ों पहनिएगा तो अच्छा लगेगा, यानी ऊष्मा थोड़ा मिलता है ना। और छाता का बात कर रहे थे, छाता भी थोड़ा गाढ़ा कलर का रहना चाहिए, ठीक है। सर्दियों में गहरे रंग का पृष्ठ वाले छाता का उपयोग करना चाहिए, जबकि क्योंकि गहरा रंग अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है। इसके विपरीत गर्मियों में हल्का रंग का छाता का उपयोग करना चाहिए। हल्का रंग उसमें भी ईरड का अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, लिख लीजिएगा। अब बताइए क्या बताना है, अभी तो बता ही रहे। तापमान किसका प्रभाव, ऊष्मा क्या है, डॉक्टर थर्मोमीटर प्रसार कितना होता है। अच्छा ये सब तो हो ही गया है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे देख लीजिए। बाकी ये सब उधरे का क्वेश्चन में था, लेकिन फिर से पूछ दिया एक नंबरी क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसलिए क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, तब तक ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।